डियर स्टूडेंट, आजकल हम क्या देख रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट करी है हम लोगों ने, है ना। तो जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देते हैं जो कि आपके एंट्रेंस में आपके लिए फ्रूटफुल रहे, और कुछ क्यूज़ करवाते हैं, कुछ आपको डायग्राम देते हैं या इमेजेस देते हैं जिसको कि आपको फाइंड आउट करना होता है ये किस चीज़ की है। लाइक जैसे इंस्ट्रूमेंट है, सूचर मटेरियल है, इस तरीके से। तो और इसमें कुछ इस तरीके से एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं और क्विज़ करवाया जाता है। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल रहता है आपके लिए। तो आज भी इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। तो इसमें जो है 25 पॉइंट्स हैं, और जिसको इंग्लिश का हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। जो नए बच्चे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये मतलब इंग्लिश है और इसी का हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया, जैसे कि बच्चों ने डिमांड की थी कि इंग्लिश हिंदी। और इसी तरीके के इसमें वीडियो लेक्चर भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो लेक्चर चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पॉइंट है कि इन द इवनिंग बिफोर द डे ऑफ द सर्जरी, यानी कि शाम को सर्जरी से पहले क्या किया जाता है कि रिकमेंडेड टू गिव लाइट फूड। पेशेंट को क्या दिया जाता है, हल्का फूड दिया जाता है। किसके लिए बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, वॉमिटिंग से और एस्पिरेशन ऑफ द फूड से, ताकि जो फूड पार्टिकल है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना आए और उसको फंदा ना लगे, चोक ना हो, उससे बचाने के लिए। कब? क्योंकि ड्यूरिंग एनेस्थीजिया, क्योंकि ऑपरेशन से पहले उसको एनेस्थीजिया दिया जाएगा ना, तो उससे क्या होगा कि वो इतना एबल नहीं होता, अनकॉन्शियस रहता है, तो वो एस्पिरेट कर जाएगा, उसको वो बाहर नहीं स्पिट आउट कर पाएगा या वो उसको निगल नहीं पाएगा। तो जिससे बचाने के लिए उसको इवनिंग में तो सर्जरी से पहले लाइट फूड देंगे, और उसको रात से क्या रखते हैं, एम्प्टी स्टमक रखते हैं, ठीक है। फिर है अ वीक थ्रेडी पल्स, यानी कि बहुत कमज़ोर सी पल्स अगर हाइपोटेंशन में फील होती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको क्या हो सजेस्ट किया जा सकता है, उसको हो सकता है सर्कुलेटरी फेलियर वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर है एयर शुड बी कम्प्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द आईवी ट्यूब। तो जब ये जो आईवी ट्यूब होता है और ये जो निडल होती है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द निडल और इनटू द वेन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एयर एम्बोलिज्म, यानी कि देखिए जब भी आईवी फ्लूइड उसको चल रहा होता है, तो जो आईवी ट्यूब होती है उसको पेशेंट के कैन्यूला में इंसर्ट करने से पहले बिल्कुल से पूरा क्या कर लेते हैं, वो जो भी फ्लूइड चल रहा है उसको पूरा टिप तक का ले आते हैं, जिससे कि जितनी भी एयर है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। और टिप तक ला के थोड़ा सा एक ड्रॉप उसका वेस्ट करेंगे, जिससे कि अब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि उसमें अब एयर नहीं है, ठीक है। और बीच में भी देखेंगे ट्यूब में कहीं कोई एयर बबल तो नहीं है, और अगर एयर बबल होता है तो चैम्बर को क्या करते हैं, प्रेस करके दोनों फिंगर से और थंब से प्रेस करके थोड़ा फ्लूइड उसमें निकाल लेते हैं, आईवी जो चैम्बर होता है, और उससे फिर फ्लूइड को पूरा पाइप के थ्रू क्या करते हैं, पूरा टिप तक ला के थोड़ा सा एक ड्रॉप बाहर वेस्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि उसकी एयर निकल जाएगी। उसी तरीके से जो निडल भी होती है, जब कभी किसी की वेन में प्रिक करते हैं तो निडल को भी क्या करना होता है, उसको भी एयर एम्बोलिज्म से बचाने के लिए भी उसमें से भी क्या करना होता है, एयर को निकालना होता है। जब किसी को कोई इंजेक्शन लगाते हैं मसल्स में या वेन में, तो जो भी इंजेक्शन फ्लूइड होता है उसको ऊपर तक लाना होता है, टिप तक का, ताकि उसमें एयर ना हो, ठीक है, ताकि एयर एम्बोलिज्म से प्रिवेंट हो। फिर इफ़ द इलेक्ट्रोलाइट सच एज द पोटेशियम, अगर जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, यदि उसको दिया जा रहा है, जैसे पोटेशियम दिया जा रहा है पेशेंट को बाय द आईवी रूट के द्वारा, तो क्या करना है, उसकी रेट को बहुत ज़्यादा वेरी स्लो रखना है, ताकि क्या हो, अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उसके हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग आईवी थेरेपी के समय में जब आईवी फ्लूइड किसी को चढ़ा रहे होते हैं, तो ड्रिप टू बी एम्प्टी कम्प्लीटली, ठीक है। तो ड्रिप को क्या करना होता है, पूरी तरीके से कम्प्लीटली मतलब पूरा ख़त्म नहीं करना होता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एयर इनटू द वेन, जिससे कि जो वेन में क्या ना हो, वेन में वो ना जाए, एयर ना जाए, उससे बचाने के लिए जो आईवी थेरेपी के समय में क्या करते हैं, ड्रिप को पूरी तरीके से कम्प्लीटली वो नहीं करा जाता, नेवर अलाउ, उसको कम्प्लीटली बिल्कुल खाली नहीं किया जाता, यानी कि एम्प्टी ड्रिप उसके पेशेंट के आर्म में या उसके जो कैनुला है वहाँ एंटर नहीं की जाएगी, मतलब इंसर्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड देने से पहले और ब्लड देने के बाद 0.9% सलाइन उसको देना चाहिए, जैसे नॉर्मल सलाइन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, हीमोलाइसिस ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स इन द ट्यूबिंग, ठीक है। तो जो होता है मतलब
किससे बचाने के लिए? ट्यूबिंग में जो इरेथ्रोसाइट के जो इरेथ्रोसाइट की जो हीमोलाइसिस है उसको रोकने के लिए, ठीक है, हीमोलाइसिस को रोकने के लिए क्या दिया जाता है? 0.9% सलाइन को दिया जाता है, यानी कि उसको वो दिया जाएगा ना, एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा पेशेंट को, ठीक है, नॉर्मल सलाइन, जिससे कि ये किससे प्रिवेंट रहे? इरिथ्रोसाइट, हीमोलाइसिस के इरिथ्रोसाइट से प्रिवेंट रहे। ये तो समझ में आ गया होगा। देन 7th है जो प्लेन सर्जिकल गट इज अब्जॉर्ब इन 5 to 8 days, ठीक है। अगर प्लेन सर्जिकल जो कैटगट होते हैं ना वो 5 से 8 दिनों में क्या हो जाते हैं? अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, यानी कि अब्जॉर्ब हो जाना मतलब वो घुल जाना, ठीक है। एंड क्रोमिक कैटगट जो होते हैं, क्रोमिक कैटगट क्या करते हैं? थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम लेते हैं, 10 से 40 दिन का समय लेते हैं, तब ये जाके घुलते हैं, ठीक है, मतलब ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। उसके बाद एक कटिंग जो नीडल होती है, कटिंग नीडल और राउंड बॉडी नीडल आपने सुना होगा। तो जो कटिंग नीडल होती है वो कैसी रहती है? 3 एंगल ट्रायंगुलर नीडल होती है, यानी कि तीनों ओर से क्या रहती है? वो उसमें एंगल बने रहते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है। कटिंग सुइयाँ 3 धार वाली त्रिकोणीय सुइयाँ होती है, जैसे हिंदी में भी इसको लिखा है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ पैदा हुई थी? वो हुई थी इटली में, ठीक है, इटली में वो पैदा हुई थी। देन द सिंपल इवाक्वेंट एनीमा, जो सिंपल इवाक्वेंट एनीमा होता है किसी भी पर्सन को देने के लिए, जो स्पेशली जो अडल्ट पर्सन होते हैं उसके लिए कितना फ्लूइड लेंगे, कितना सोल्यूशन बनाना चाहिए? 750 से लेके 100 ml सोल्यूशन उनके लिए रहता है, देना चाहिए, जो सिंपल इवेकन एनीमा होता है। और उसके अलावा वहीं पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए एनीमा सोल्यूशन? 250 to 500 ml सोल्यूशन उनको यूज़ करना चाहिए इवेकन एनीमा के लिए, ठीक। देन 11 द गिविंग फॉर गिविंग एनीमा लुब्रिकेंट द टिप ऑफ द रेक्टल ट्यूब, यानी कि एनीमा देने से पहले जब एनीमा दिया जाता है तो जो टिप होती है रेक्टल ट्यूब की उसको क्या करना चाहिए? लुब्रिकेट करना चाहिए, कितना तक का? 2 to 4 इंच तक, यानी कि जितना भी इंसर्ट करनी है उतना तक उसको लुब्रिकेट कर लेना चाहिए, जो कि 2 to 4 इंच तक हो सकती है होती है फ्रॉम द टिप, यानी कि टिप साइड से जहाँ से उसको एनएस में एंटर किया जाएगा वहाँ पे क्या करना चाहिए? लुब्रिकेट करना चाहिए। इट विल हेल्प टू द ईजिली इंसर्ट टू द ट्यूब, जिससे कि वो इजीली इंसर्ट हो पाए, ठीक है। देन द जो क्लीनिंग एनीमा, यानी कि जो क्लिनजिंग एनीमा होता है, आपने देखा एक तो इवाक्यूएट हो गया जो कि बाहर निकाला जा रहा है, जो सफाई के लिए दिया जाता है क्लिनजिंग एनीमा बोलते हैं। तो इसकी जो हाइट होती है एनीमा केन की उस समय कितनी होनी चाहिए? फ्रॉम द एनस, एनस से कितना चाहिए? शुड नॉट बी अबव 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए एनीमा केन की हाइट ड्यूरिंग गिविंग एनीमा। और 18 इंच, अगर इंच में देखें तो 18 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए क्लिनजिंग एनीमा को देते समय एनीमा केन की हाइट, ठीक है। फॉर रिटेंशन एनीमा, अब वहीं पर जो रिटेंशन एनीमा जो कि काफ़ी रोक के रखना होता है अंदर, एकदम से बाहर नहीं निकालना होता है, धुलाई के लिए नहीं, एकदम से वो उसे आउट नहीं करना होता, तो उसकी जो हाइट होती है एनीमा केन की रिटेंशन एनीमा में, तो वो कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 8 अगर इंच में देखें तो 8 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए एनएस से, ठीक है, एनएस के लेवल से। देन राउंड बॉडी नीडल जो होती है वो राउंड बॉडी नीडल एंड कैटगट आर यूज फॉर द सूचरिंग द सबकुटेनियस टिश्यू, जो सबकुटेनियस टिश्यू होते हैं जब सर्जरी की जाती है, जो सबकुटेनियस टिश्यू होते हैं उसकी सूचरिंग के लिए, उसकी स्टिचिंग के लिए कौन सी सिरिंज नीडल यूज़ की जाती है? राउंड बॉडी नीडल होनी चाहिए, और उसमें क्या यूज़ किया जाएगा? कैटगट यूज़ किया जाता है, ठीक है, सबकुटेनियस टिश्यू के लिए। और जो प्रेजेंस ऑफ पेन, अगर पेन है और उसमें के साथ स्वेलिंग भी है वोंड लाइन में, यानी कि कोई घाव हुआ है उसमें दर्द भी हो रहा है उसके चारों तरफ और सूजन भी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन है, आर द साइन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। तो ये क्या है? लक्षण किसका है? कॉम्प्लिकेशन का, ठीक है। जो सेविंग ऑफ द स्किन यूजुअली डन ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द सर्जरी। अब यहाँ पे पेशेंट की बात हो रही है कि जब उसकी सर्जरी होती है तो उसके पहले दिन उसकी जो स्किन है जहाँ की सर्जरी होनी है वहाँ की क्या करनी चाहिए? एक दिन पहले उसकी शेविंग होती है, ठीक है। देन काइफोसिस इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन, काइफोसिस सुना है आपने, जो कि क्या होती है? एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो इंक्रीज कॉन्वेसिटी इन द थोरेसिक स्पाइन, यानी कि जो थोरेसिक स्पाइन होती है वो कैसी हो जाती है? कर्व्ड हो जाती है, आउटसाइड को काफ़ी ज़्यादा में मुड़ जाती, मतलब इस तरीके से मुड़ जाती है, घूम जाती है, मतलब ठीक है, कर्व्ड हो जाती है, ठीक है, घुमाओ। चलिए नेक्स्ट
तभी पेट तब कैसा रहता है काइफोसिस से, कुबड़ापन इसीलिए दिखता है, ठीक है। देन 18, इन हाई फॉलोअर पोजीशन, हाई फॉलोअर पोजीशन में जो हेड होता है बेड का उसको कितना ऊंचा रखते हैं, 80 से 90 डिग्री पे रखते हैं। और जो सेमी फॉलोअर्स होता है उसमें हेड की जो ऊंचाई होती है हेड साइड से वो कितना रखते हैं बेड का, 30 से लेके 40 डिग्री तक, ठीक है। फिर है 9th, फॉर डूइंग रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो नी चेस्ट पोजीशन को क्या कहते हैं, और गेन्यू पेक्टोरियल पोजीशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। देन 11, जो ये बेसिलिक वेन होती है और जो मीडियल कोपाइडल वेन, ये दोनों वेन जो होती है कहाँ पे पाई जाती हैं, इंटरक्यूबिटल फोसा में पाई जाती हैं, ठीक है। जो कि क्या रहती है, मोस्ट कन्वीनियंट वेन होती हैं किसके लिए, वेन्यूपंक्चर, जब वेन्यूपंक्चर किया जाता है यानी कि वेन को पंचर करा जाता है ना, जब किसी की वेन नहीं मिलती तो उसको वेन पंचर की जाती है, उस प्रोसीजर को वेन्यूपंक्चर प्रोसीजर कहते हैं, जिसके द्वारा फिर क्या दिया जाता है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट किया जाता है किसी भी पर्सन में। तो जब किसी भी बड़े पर्सन में, कोई भी अडल्ट पर्सन है, तो उसकी ये उस प्रोसीजर के लिए ये जो बेसलाइन जो ये बेसिलिक वेन होती है और जो मीडियल क्यूबिटल जो वेन होती है ये एंटी क्यूबिटल फोसा में पाई जाती है और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होती है, कन्वीनियंट होती हैं और किसी भी अडल्ट पर्सन के लिए। क्योंकि ये वेन क्यों होती है कन्वीनियंट और क्यों सही रहती है, क्योंकि ये सुपरफिशियल और लार्ज होती हैं, ठीक है। फिर है 22, एन ओपन वोंड इज डिफाइंड वोंड इज विच देयर इज अ ब्रेक इनटू द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, ठीक है। जो ओपन वोंड को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि ये वो वोंड जो जिसमें क्या होता है, ब्रेक हो जाता है कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, स्किन की जो कंटिन्यूटी होती है वो कैसी हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ओपन हो जाती है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे को कट लग जाएगा, ठीक है। और वहीं पे उसी के अलावा जो उसी के साइड में अगर देखें वहीं, तो जो क्लोज वुंड होता है, अब ये ओपन वुंड के बारे में था, जो कंटिन्यूटी होती है स्किन की वो ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी और वहाँ पे को ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ओपन वुंड होता है, ये जो क्लोज वुंड होता है, इसमें कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा वुंड जहाँ पे जो कोई भी कट नहीं होता है, कोई भी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, कोई टूटता फूटता नहीं है, वहाँ पे स्किन कैसी रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, बनी हुई रहती है, खुली हुई नहीं रहती है, ओपन नहीं रहती है, और उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी ओपन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे क्लोज वुंड। अब आगे होगा दोनों समझ में। देन 23rd, यंग एंड एडिकेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। जो यंग एज होता है यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो ब्लड सप्लाई भी कैसी रहती है, वो अच्छी रहती है। कहाँ पे, द एरिया ऑफ द फेवरल हीलिंग प्रोसेस। तो जो भी अगर उन्हें चोट लगी है तो उसके हील करने के लिए एक तो उनकी एज बड़ी मतलब सुटेबल मानी जाती है, यंग एज में जल्दी हील हो जाता है, और वहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी अच्छी से हो रही होती है। तो वो क्या रहता है, हील प्रोसेसिंग के लिए, हील को ठीक करने के लिए, यानी कि हील करने के लिए किसको, जो वुंड एरिया होता है उसको सही करने के लिए वो एकदम एडिकेट मानी जाती है, ठीक है। देन 24th, एक्सेसिव यूज़ ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है उसका ज़्यादा यूज़ करने से, या फिर जो मूवमेंट होती है इंजरी एरिया का उसको ज़्यादा यूज़ करने से, किसी भी एरिया में चाहे वो हाथ पैर कुछ भी हो, अपर एक्सट्रीमिटी हो सकते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो सकते हैं, कहीं पर भी चोट लगी है तो उस इंजर्ड एरिया को ज़्यादा मूवमेंट करने से और ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करने से जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, देर से होता है, ठीक है। वाइल क्लीनिंग ऑफ वुंड, अगर जब वुंड की सफाई करते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं ना किसी घाव को, तो जो घाव एरिया होता है उसको क्या समझना चाहिए, क्लीन समझना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, और उसके अलावा उसके बाद जैसे वुंड के अंदर का पार्ट क्लीन समझना चाहिए, फिर उसके बाहर का पार्ट को उसके बाद क्लीन समझना चाहिए, चाहे वुंड कैसा हो, इन्फेक्टेड हो। अब वुंड तो क्लीन नहीं है, क्लीन वुंड किसको मानेंगे, जो ऑपरेशन के द्वारा हो रहे हैं ना, अभी ऑपरेशन किया, अच्छी खासी स्किन में कट लगाया और अंदर जो भी काम करना था वो किया और फिर उसमें स्टिच लगा दी, ये तो हो गया क्लीन वुंड। और एक हो गया चोट के बाद जो जिसमें पस फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड वुंड, ठीक है। अगर वुंड इन्फेक्टेड भी है, अगर घाव इन्फेक्टेड भी है, तो क्लीनिंग ऑफ द वुंड, और तो उस इन्फेक्टेड वुंड की भी जो क्लीनिंग होती है वो कहाँ से करनी चाहिए, सेंटर से लेके पेरिफेरी, यानी कि बीच से चारों तरफ को जाना चाहिए, चाहे वो इन्फेक्टेड हो चाहे वो क्लीन हो। आया समझ में। तो इसीलिए बोला गया है कि वुंड को क्या मानना चाहिए, क्लीन मानना चाहिए। तो क्योंकि जो क्लीनिंग का जो एक वो है रूल है, वो है जो मोर क्लीन टू लेस क्लीन, ठीक है। तो मोर क्लीन कहाँ हो गया, सेंटर, और उसके चारों तरफ क्या हो गया, लेस क्लीन।
तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जाते जाते लाइक तो करिएगा जो आप करते नहीं हैं, और कमेंट्स भी करिए कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, ये इसी तरीके के चाहिए या आपको MCQs पसंद है, या इसी तरीके से पॉइंट दे दिए जाएँ। जैसा भी आप कहें उसी तरीके से वीडियो प्रिपेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।